सबको जी सर। ठीक है, जी सर। ओके, शुरू करें। हाँ जी सर। ओके, जी शुरू सर। करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, या हम इसको राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके जो कमेटी के चेयरमैन रहे हैं हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रहे। इस आयोग की जो सिफारिशें हैं, जो सुझाव हैं, विभिन्न जो मदें रही हैं इस आयोग की, मैंने आपको कल बताया था कि जब ये आयोग का गठन हुआ भारतवर्ष में, तो देश उस समय आज़ादी को ही प्राप्त हुआ था। उससे पहले का जो हमारा समय है, कई सौ वर्षों की गुलामी की दास्ता के बाद में हम आज़ाद हो पाए थे। देश ऐसे रास्ते पर खड़ा था कि देश को विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति करने के लिए प्रयास की आवश्यकता थी। अब उस सारे प्रयास के करने के लिए, चाहे तो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में एक प्रयास देश को उस समय आवश्यक महसूस हुआ। क्योंकि जब हम आज़ाद हुए तो जिस तरह से किसी व्यक्ति का सब कुछ छिन जाता है और दोबारा से अपना कोई काम शुरू करता है, तो वो वाली जो स्थिति थी वो हमारे देश की थी। अब उस परिस्थिति में हमें बिल्कुल जीरो से शुरुआत करनी थी, चाहे तो भौतिक संसाधनों की बात हो, चाहे शैक्षिक संसाधनों की बात हो, चाहे हमारे देश का राजनीतिक भविष्य। इन सारी चीजों को लेकर के हमने देश में नई नई शुरुआतें की। उस समय देश में जो सुई, कपड़ा सीलने वाली जो सुई है, वो भी जर्मनी से आती थी। हमारे यहाँ सुई भी नहीं बनती थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तकनीकी के क्षेत्र में या उद्योग धंधों के क्षेत्र में हमारे देश की क्या हालत रही होगी। तो आयोग का गठन किया गया। आयोग के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बनाया गया। 4 नवंबर 1948 को आयोग का गठन हुआ। बहुत सारे लोगों को उसमें जगह दी गई, कुछ भारत के थे, कुछ विदेश के थे, और उन्होंने टोटल ये एनालिसिस किया कि एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था देश के अंदर बनाई जाए जो देश की उस समय की जरूरतों को पूरा करे और आने वाले भविष्य के लिए भारत का जो भूमिका है संसार में उसका भी निर्धारण करे। इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके उस आयोग का गठन किया गया। शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षा है, हमारी जो शिक्षा है, उसके उद्देश्यों का भी निर्धारण उन्होंने किया। उसमें आपका शिक्षक के साथ में कैसा व्यवहार हो, शिक्षक के कार्य क्षेत्र किस तरह के हों, उसके वेतनमान कैसे हैं, उसकी शर्तें कैसी हों, इन सारी चीजों पर मैंने कल काफी देर तक प्रकाश डाला। अब मैं जो बता रहा था आपको, इसके बाद में फिर अध्ययन की बात आई। उच्च शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए, अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में कौन से विषय पढ़ाए जाएं, और स्नातकोत्तर शिक्षा किस स्तर की हो, जो हमारी प्रोफेशनल एजुकेशन है उसमें किस स्तर की बात हो, एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा हो, और धार्मिक शिक्षा दी जाए या ना दी जाए, यहां तक मैं डिस्कशन कर चुका था। अब बात आती है परीक्षा प्रणाली की। तो परीक्षा प्रणाली के बारे में आयोग ने सुझाव दिया कि जो परीक्षा है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देश में कराई जानी चाहिए। जो ग्रेस सिस्टम है, जो बच्चे
कम मार्क्स लेकर के आते हैं और कम मार्क्स लाने पर उनको दूसरी कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता है, प्रोन्नत कर दिया जाता है, तो उसके लिए वो जो कृपांक वाला मैटर है, यानी कि जो उसका ग्रेस सिस्टम है, उस ग्रेस सिस्टम को सुधार उसमें किया जाना चाहिए। ग्रेस सिस्टम जो है वो लागू नहीं होना चाहिए। अब फिर उन्होंने सुझाव दिया कि जो 5 वर्ष का शिक्षण कार्य पूरा कर ले, ऐसे शिक्षकों से ही मूल्यांकन कार्य कराया जाना चाहिए। परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत हम बच्चों को ग्रेस देना समाप्त करें और उसके स्थान पर उनके अंदर गुणवत्तापरक शिक्षण हम पैदा करें। जो हमारा डिवाइडेशन ऑफ कैटेगरी है, उसमें जो 70% 70% मार्क्स जो स्टूडेंट्स लाए उनको हम प्रथम श्रेणी के छात्र घोषित करें। जो 55% अंक प्राप्त करें उनको हम द्वितीय श्रेणी के, और जो 40% अंक प्राप्त करें, 40% मार्क्स प्राप्त करें, उनको हम तृतीय श्रेणी के छात्र घोषित करें। धार्मिक शिक्षा, रिलीजियस एजुकेशन, भारत को धर्मनिरपेक्ष होने के नाते विश्वविद्यालय की जो धार्मिक शिक्षा है उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। जो महान दार्शनिक हुए हैं, प्रेरणा स्रोत हुए हैं, उनमें बुद्ध, ईसा मसीह, गांधी, शंकर, कबीरदास जी, गुरु नानक साहब, माधव, सुकरात, रामानुजाचार्य, मोहम्मद, कन्फ्यूशियस, यानी जितने भी हमारे विभिन्न धर्मों के प्रणेता हैं, विभिन्न धर्मों के जो मार्गदर्शक हैं, जो छात्र जिस मार्गदर्शक की पुस्तकें पढ़ना चाहे, करिकुलम में जिस कंटेंट को लेना चाहे, उस की जो पुस्तकें हैं वो उसको पढ़ाई जानी चाहिए। अब बात आती है छात्र कल्याण की, स्टूडेंट वेलफेयर। छात्रों के हितों को ध्यान में रख करके स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन स्टेब्लिश किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर छात्र कल्याण परिषद बनाने का जो सुझाव था वो उन्होंने दिया। स्टूडेंट्स के लिए उचित और पौष्टिक वो भोजन की व्यवस्था जो हॉस्टलर्स हैं, हॉस्टल में रहने वाले हैं, उनके लिए की जानी चाहिए। और शासन प्रशासन नेतृत्व में बच्चों की रुचि पैदा करने के लिए प्रोक्टोरियल बोर्ड का गठन महाविद्यालयों में किया जाना चाहिए। इसके बाद में आयोग ने सुझाव दिया कि ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना भी भारतवर्ष के अंतर्गत होनी चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष गांवों में निवास करता है और गांवों में निवास करने के उद्देश्य से वहां के जो रहने वाले गार्जियंस हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जो व्यवस्था है, उसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए। इससे दो बात होंगे, जो गांव से संपर्क रखने वाले लोग हैं, एक तो उनके बच्चे अशिक्षित नहीं रहेंगे, दूसरे वो शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे।
आयोग ने ये सिफारिश की कि ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे भूमि सुधार, ग्राम उद्योग, ग्राम प्रशासन जैसे पाठ्यक्रम जो है वो उनके अंतर्गत चलाए जाए। अब बात आती है संविधान का नियंत्रण, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंट्रोल, संविधान का नियंत्रण। आयोग ने सुझाव दिया कि जो हमारी उच्च शिक्षा है उसको समवर्ती सूची में रखना चाहिए। समवर्ती सूची का मतलब ये है कि जिस पर केंद्र भी कानून बना सके और राज्य भी कानून बना सकें, उसको हम समवर्ती सूची कहते हैं। यानी उसमें 60% जो रेशो है वो केंद्र सरकार का रहे, 40% जो रेशो है वो राज्य सरकार का रहे। सुविधाएं, राष्ट्रीय नीति, प्रभावी प्रशासन और विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के मध्य संपर्क के लिए सरकार का दायित्व होना चाहिए। अब बात आती है अर्थव्यवस्था, एजुकेशनल फाइनेंस। आयोग ने उच्च शिक्षा के आर्थिक विकास की दृष्टि से अधिक मात्रा में अनुदान देने की सिफारिश की और इस बात पर सहमति दी गई कि एक अनुदान आयोग की जो स्थापना है वो देश के अंतर्गत होनी चाहिए। आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, आपको आ रही थी आवाज? अच्छा। तो इस आयोग ने सुझाव दिया, जो आपका राधा कृष्णन आयोग जो बना, कि देश में एक ऐसा आयोग बने जो विश्वविद्यालयों में शोध के क्षेत्र में, उनके उच्च स्तर के पढ़ाई के क्षेत्र में और छात्रों के कल्याण के लिए ग्रांट यानी अनुदान जो है उनको इशू करे, और इस तरह से एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो गठन है वो होना चाहिए। अगली बात आती है वीमेन एजुकेशन, नारी शिक्षा। आयोग ने वीमेन एजुकेशन के बारे में ये सुझाव दिया कि उनको उच्च शिक्षा देनी चाहिए। लड़कियों को उच्च शिक्षा देने की सिफारिश करते हुए आयोग ने कहा कि उन्हें ऐसे विषय की शिक्षा दी जानी चाहिए जो उनकी प्रकृति और उनकी आवश्यकता के अनुरूप हो। इनको गृह विज्ञान, ललित कला, अर्थशास्त्र, नर्सिंग, चिकित्सा जैसे विषयों की शिक्षा जो है वो इनको दी जानी चाहिए। अप्रैल 1950 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद की सिफारिशों को परिवर्तन के साथ में स्वीकार किया गया। सन 1953 में भारत सरकार ने विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की, और यदि सरकार ने जो हमारा ये आयोग बना विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग, इसके जो प्रस्ताव हैं उनको स्वीकार कर लिया होता तो विश्वविद्यालय शिक्षा की रूपरेखा बदल गई होती। फिर भी इस आयोग से
विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास में काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ये आपका पूरा का पूरा जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधा कृष्णन आयोग के बारे में पूरा डिस्कशन मैंने किया। तो ये आपका जो कंटेंट है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधा कृष्णन आयोग यहीं पे समाप्त होता है। अगला जो नेक्स्ट कंटेंट है हमारा वो है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53। इसको हम मुदालियर आयोग भी कहते हैं। स्वतंत्र देश के बाद जब पहला आयोग बना यानी राधा कृष्णन आयोग का गठन हुआ तो जो हमारा हायर एजुकेशन कमीशन बना उसने केवल हायर एजुकेशन के उत्थान की बात की, हायर एजुकेशन के डेवलपमेंट की बात की। जो इसके अलावा हमारे दो स्तर बचे हुए थे प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा, उन पर ध्यान आयोग का नहीं गया। और बेसिकली इस आयोग का जो गठन किया गया था वो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। अब लेकिन माध्यमिक शिक्षा में भी परिवर्तन की आवश्यकता जब महसूस की जाने लगी तो 1949 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने सरकार से निवेदन किया कि माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए एक आयोग का गठन किया जाए। उस पर अमल न होने पर उसको पुनः उन्होंने दोहराया, रिमाइंड कराया और 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो उस समय में मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग के नाम से हम लोग जानते हैं। डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष थे आयोग के, जो मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। जॉन क्रिस्टी उस समय जीसस कॉलेज ऑक्सफोर्ड के प्रिंसिपल थे, वो इसके मेंबर थे। डॉक्टर केनेथ रस्ट विलियम्स एसोसिएट डायरेक्टर थे साउदर्न रीजनल एजुकेशनल बोर्ड अटलांटा में। श्रीमती हंसा मेहता बड़ौदा विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर थी। डॉक्टर जे ए तारापुर वाला ये बम्बई सरकार में टेक्निकल एजुकेशन के डायरेक्टर थे। डॉक्टर के एल श्रीमाली ये विद्या भवन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज उदयपुर के उस समय में प्राचार्य थे। और एमटी व्यास ये उस समय में न्यू एरा स्कूल बम्बई के प्रिंसिपल थे। डॉक्टर के जी सैदेन ये जॉइंट सेक्रेटरी रही हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के 1952-53 में। ये कुल मिलाकर के 8 लोगों का जो था ये आयोग बना। इन 8 में से एक अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। उस समय में वो मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे और बाकी जो 7 लोग थे वो विभिन्न क्षेत्रों में इनसे जुड़े हुए थे। A.N. बसु सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ये सदस्य सचिव थे, सेक्रेटरी मेंबर थे। और सहायक सचिव डॉक्टर MSMT चारी एजुकेशनल ऑफिसर शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार। आयोग ने 15 अध्यायों में विभाजित 244 पेज की अपनी रिपोर्ट 29 अगस्त 1953 को 29 अगस्त 1953 में भारत सरकार के सामने प्रस्तुत की।
आयोग ने अपने प्रतिवेदन में माध्यमिक शिक्षा से संबंधित अनेक सिफारिशें की। सबसे पहले इन्होंने माध्यमिक शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनका निर्धारण किया कि माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्यों दी जाए माध्यमिक शिक्षा, उसकी आवश्यकता क्या है। बच्चे को माध्यमिक शिक्षा देने की सबसे पहला जो इनका उद्देश्य था ये था कि माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य जो है वो निर्धारित है। आंकड़ों में आयोग ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य लोकतंत्रात्मक नागरिकता का विकास करना, नेतृत्व की शिक्षा प्रदान करना, व्यवसायिक कौशल में वृद्धि करना, व्यक्तित्व का विकास तथा देश प्रेम की भावना का विकास करना होना चाहिए। यानी कि जब देश आजाद हमारा हुआ तो देश की आजादी के बाद ये आवश्यकता महसूस की गई कि जो भारतीय युवा हैं उनमें लोकतंत्र की भावना का विकास करना चाहिए। तो इन उद्देश्यों को लेकर के हमने माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों का गठन किया। एक हेलो गुरुदेव, नमस्कार जी सर क्लास ले रहा हूँ अभी। हाँ अभी 10 मिनट फ्री होकर बात करूँ सर, बताओ या जरूरी? ठीक है सर, ओके सर। तो जो हमारी माध्यमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारण जो था वो इस आयोग ने किया। इन्होंने कहा कि ऐसे नागरिक हम देश के अंदर पैदा करें, तैयार करें जिनके अंदर डेमोक्रेटिक भाव जो है वो हो, उनके अंदर लीडरशिप के जो गुण हैं वो हो, लीडरशिप और व्यवसायिक जो कौशल है उसमें वृद्धि हम करें, उनकी जो पर्सनैलिटी है उसको हम डेवलप करें और उनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना, देश प्रेम की भावना जो है ये हम उनके अंदर विकसित करें। अब बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की, वो ढांचा किस तरह का हो। उद्देश्य की तो बात हो गई है, लेकिन ढांचा कैसा हो उनका। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के लिए 11 से 17 वर्ष की जो आयु है इसका निर्धारण किया। इंटरमीडिएट कॉलेजों को समाप्त करके 11वीं कक्षा माध्यमिक विद्यालयों के साथ तथा 12वीं स्नातक के साथ मिलाने की सिफारिश की। यानी कि जो 11वीं कक्षा है वो तो माध्यमिक में रहेगी और जो 12वीं क्लास है उसको स्नातक में मिला दिया जाए, ऐसी जो सिफारिश थी वो इस आयोग ने की। यानी अब से पहले के जो आयोग रहे हैं, जिस तरह से अब से पहले के जो आयोग हैं उन्होंने अपने प्रतिवेदन शिक्षा के संदर्भ में दिए हैं, उसी तरह के जो प्रतिवेदन है इस आयोग ने भी दिए। इन्होंने भी कहा कि जो 12वीं कक्षा है उसको स्नातक स्तर के साथ में मिला दिया जाए। प्राथमिक या जूनियर बेसिक शिक्षा 4 वर्ष की हो और सीनियर बेसिक शिक्षा 3 वर्ष की हो और उच्च माध्यमिक शिक्षा 4 वर्ष की हो। यानी कि इन्होंने 11वीं कक्षा को माध्यमिक में जोड़ दिया और 12वीं कक्षा को स्नातक में जोड़ दिया। 6, 7, 8 को जूनियर बेसिक शिक्षा कहा इन्होंने, सॉरी 5, 6, 7, 8 को 9, 10, 8, 8, 9, 10, 11 4 साल की इन्होंने वो कर दिया। और जो 12वीं है, 12वीं को जो था इन्होंने कह दिया कि ये ग्रेजुएशन के साथ में अटैच होनी चाहिए। अब दूसरी बात इन्होंने की मल्टीपर्पज स्कूल्स की, बहुउद्देश्य विद्यालय। व्यावसायिक
एवं तकनीकी शिक्षा पर बल देते हुए आयोग ने कहा कि बहुउद्देश्य विद्यालय जो हैं वो देश के अंदर खोले जाएं, जिससे पाठ्यक्रम की विविधता जो है देश के अंदर ना आ सके और छात्र अपनी रुचि क्षमता आवश्यकता के अनुसार जो है वो अध्ययन ग्रहण कर सके। यानी कि जो वेरिएंस हैं करिकुलम को लेकर के देश के अंदर, उन विविधताओं को खत्म किया जाए और उनके स्थान पर समरूपता लाने के लिए आयोग ने सुझाव दिया कि बहुउद्देश्य मल्टीपर्पज स्कूल्स देश में खोले जाएं, जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में काम करके वो जो है आगे माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ने का काम करें। अब बात आती है को एजुकेशन की, सह शिक्षा। आयोग ने गर्ल्स के लिए गर्ल्स स्कूल्स और को एड एजुकेशन की बात जो थी उन्होंने की, और जो को एजुकेशन वाले स्कूल्स हमारे होंगे, कोएड जो हमारे होंगे, उनमें भी गर्ल्स के लिए गृह विज्ञान की जो शिक्षा है वो होगी, उसको वो उपलब्ध कराएंगे, ऐसा सुझाव उन्होंने दिया। लड़कियों के लिए अलग से प्राथमिक विद्यालयों की मांग के स्थानों पर उन्होंने जो था कि कन्या विद्यालय खोजने के प्रयास के सुझाव भी दिए। जहां बात ये थी कि अलग से में गर्ल्स स्कूल चाहिए, तो ऐसे क्षेत्र गर्ल्स की एजुकेशन के बारे में अपने अलग से विद्यालय खोलें, जिनको हम गर्ल्स स्कूल या कन्या विद्यालय के नाम से वो जाने जाएंगे। अगली बात आती है व्यवसायिक शिक्षा की। व्यवसायिक शिक्षा यानी प्रोफेशनल एजुकेशन। आयोग ने सभी राज्यों के द्वारा कृषि शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार के जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं उनकी स्थापना देश के अंदर की जानी चाहिए। एक बहुत बड़ी संख्या में टेक्निकल स्कूल्स खोलने का जो था उन्होंने सुझाव दिया। जैसे आपके आईटीआई कॉलेजेस हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, इस स्तर के जो कॉलेजेस हैं उनको देश के विभिन्न भागों के अंदर खोला जाना चाहिए। ऐसे सुझाव जो थे आयोग के द्वारा दिए गए। अब अगली बात आती है लैंग्वेजेस की, भाषाओं के अध्ययन की। आयोग ने माध्यमिक स्तर पर यह सुझाव दिया कि जो शिक्षण कार्य है वो मातृभाषा के माध्यम से कराया जाना चाहिए, और जो हमारी प्रादेशिक भाषाएं हैं उनको रखने का जो सुझाव है वो आयोग ने दिया। अब आयोग ने ऐसा सुझाव दिया कि इन भाषाओं के साथ साथ, मातृभाषा के साथ साथ जो प्रादेशिक भाषाएं हमारी हैं उन भाषाओं का अध्ययन भी छात्रों को कराया जाना चाहिए। यानी कि एक तरह से जो 3 लैंग्वेज फार्मूला था जो आपकी 1986 की जो आज की पॉलिसी में पढ़ाऊंगा आपको, उसमें दिया गया था, उसके जो एक तरह से पूर्व धारणा थी, यानी प्री हाइपोथेसिस जो थी, पूर्व परिकल्पना थी, वो आयोग के मस्तिष्क में अब इस समय बन गई थी। यानी कि जिस बात को 1986 की एजुकेशन पॉलिसी कहेगी उसके बारे में हल्का सा जो विचार था वो जो हमारा मुदालियर आयोग था 15.2 15.3 उसके मन में बात आ गई थी कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है उस पर काम होना चाहिए। अंग्रेजी हिंदी की पढ़ाई की जानी चाहिए, लेकिन किसी भी एक वर्ष में 2 भाषाएं शुरू नहीं करनी चाहिए। उच्च माध्यमिक स्तर पर 2 भाषाएं पढ़ानी चाहिए, जिनमें एक मातृभाषा हो और दूसरी हमारी क्षेत्रीय भाषा हो। तो इस तरह से जो था
इन्होंने भाषाओं के बारे में कहा कि एक बार में ज्यादा भाषा नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे जो है हमें कई भाषाओं का ज्ञान छात्रों को उनके उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 to 8 के बीच में कराया जाना चाहिए। इस तरह का जो भाषाओं के अध्ययन का जो सुझाव था इस आयोग ने दिया। तो आज मैंने आपसे डिस्कस किया एक तो इस आयोग के गठन के बारे में, एक जो इन्होंने माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य बताए उनके मैंने बताया, को एजुकेशन की बात मैंने की, वोकेशनल एजुकेशन की बात की, और स्टडी ऑफ लैंग्वेज की बात मैंने आपसे की। तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। बाकी जो इसका सर? पोर्शन है, हाँ जी, सर इस आयोग को केवल 2 नामों से ही जाना जाता है? हाँ, माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियार आयोग, दो ही नाम से जाना जाता है। फिर इससे आगे अगला एक भारतीय विश्वविद्यालय आयोग में पढ़ाऊंगा बाद में, 1964-66, इसको कोठारी आयोग से नाम से जाना जाएगा। तो किसी को 2 नाम से जाना जाता है, किसी को 3 नाम से जाना जाता है। तो इसको 2 नाम से जाना जाता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियार आयोग। क्योंकि मुदालियार आयोग तो इसलिए कहा जाता है कि जो इसके जो अध्यक्ष थे कमेटी के वो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार थे, तो उनके अनुसार इसको मुदालियार आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन ठीक किसी है का? सर। सर हम इसे कह रहे थे राधा कृष्ण आयोग को। राधा कृष्ण आयोग के लिए मैंने बताया था आपको कि राधा कृष्ण आयोग के नाम से भी जाना जाता है इसको, इसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के भी नाम से जाना जाता है। बताया था मैंने, कल बताया था इसके बारे में आपको। ठीक है, और ठीक कोई? है सर। ओके, थैंक यू।